हेलो डियर लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मूड के पार्ट 2 को लेकर के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं और आप इस पार्ट 2 को बेहतर समझने के लिए एक बार पार्ट 1 को देख लें, जिससे हम अच्छे से पार्ट 2 को समझने के लिए पार्ट 1 से मिलने वाले जो रेफरेंसेज हैं उससे रिलेट करके पार्ट 2 को हम समझ सकें। पहले पास्ट सब्जंक्टिव मूड को हम स्टार्ट करें, जो कि मूड का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि मूड पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। मूड पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मूड के कई टाइप्स हैं। उसमें से एक टाइप होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड। एक बार मैं पार्ट 2 को स्टार्ट करूं, इसके पहले पार्ट 1 को थोड़ा से आपको रिलेट करता हूं ताकि आप पार्ट 2 को बेहतर तरीके से समझ सकें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये जो पास्ट सब्जंक्टिव मूड हैं ये होते हैं वर्ब के वो फॉर्म्स जो इमेजिनेशन को दिखाते हैं या फिर इम्प्रॉबेबल सिचुएशन को दिखाते हैं। और इनके जो फॉर्म होते हैं, इनका वर्ब का जो फॉर्म होता है वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और पास्ट सब्जंक्टिव मूड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। लेकिन दोनों के फंक्शन में क्या अगर हम देखें क्या अलग है, तो दोनों के फंक्शन में अलग ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस रियल एक्शन को दिखाते हैं और पास्ट सब्जंक्टिव मूड इमेजिनरी या फिर इम्प्रॉबेबल सिचुएशन को दिखाते हैं। अच्छा, दोनों में सिमिलैरिटी ये थी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वर्ब के सेकंड फॉर्म होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी वर्ब के सेकंड फॉर्म है और पास्ट सब्जंक्टिव मूड भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। लेकिन अगर इन दोनों के सिमिलैरिटी के अलावा दोनों में क्या अंतर है अगर ये देखा जाए, तो ये रियल सिचुएशन है, वो एक्शन जो रियली परफॉर्म हुए हैं, पास्ट के वो एक्शन जो रियली परफॉर्म हुए हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वो एक्शन जो इमेजिनेशन को दिखाते हैं या इम्प्रॉबेबल सिचुएशन को दिखाते हैं वो पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। ये हमने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था। और बेहतर तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू मैं इस बात को समझा दूं आपको। मैं कह दूं आई sang a song और एक सेंटेंस है आई विश आई sang a song। तो देखें आप, यहां पे भी हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है और यहां पे भी हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है। लेकिन यहां पे जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये वो रियल एक्शन है जो पास्ट में परफॉर्म हुआ है। और यहां पे जो sang लिखा गया है ये वर्ब का वो सेकंड फॉर्म है जो रियल एक्शन नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बल्कि में पास्ट सब्जंक्टिव मूड का सेकंड फॉर्म है जो एक इमेजिनेशन को दिखा रहा है। अच्छा, इस बात को हम कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? बेहतर तरीके से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि इस सेंटेंस में आई विश लिखा गया है। जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो हमने आपके अपलोड किया है मूड का, पास्ट सब्जंक्टिव मूड के ऊपर, हमने बताया था कि आई विश का मतलब होता है किसी सिचुएशन को इमेजिन कर लेना। आई विश का मतलब काश। तो अगर मैं कहता हूं आई विश आई सिंग अ सॉन्ग, तो इसका अगर हम रियल मीनिंग समझना चाहें तो इसका मतलब है बट आई डोंट सिंग। इसकी जो हिडन मीनिंग है, इसकी हिडन मीनिंग है कि आई विश आई sang a song, मतलब काश हम गाना गा लेते, लेकिन रियलिटी क्या है? बट आई डोंट सिंग। तो इसका मतलब है ये सिचुएशन इमेजिन किया गया है कि काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड है। और हमने कहा था कि जब भी पास्ट सब्जंक्टिव मूड आएगा उसमें हमेशा हिंट के तौर पे आई विश या इस तरह के और फ्रेजेज होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है, कुछ और ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंट होते हैं जिससे
पता चल जाता है कि वो जो सिचुएशन है वो रियल नहीं है, इमेजिनेशन है। यहाँ पे इमेजिनेशन के लिए आई विश आया है। इसी तरह के कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे एक वर्ड है, वर्ड क्या है बल्कि हम एक फ्रेज कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं हम इफ ओनली। अगर मैं कहूं इफ ओनली का अगर कोई मीनिंग समझना चाहे तो इफ ओनली इज इक्वल टू आई विश। तो अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आई विश या इफ ओनली जैसे फ्रेज आए हैं तो इसका मतलब आप समझ लें कि वो जो एक्शन दिया गया है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनेशन है। ये हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था। इस पे बेस्ड आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एकेडमिक एग्जाम्स में भी ट्रांसलेशन करते समय ये सब बातें हमें काफी मदद करती हैं। तो उसी के ऊपर हम पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इसकी क्लैरिटी को और ही अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखें, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, आई विश आई हैव अ कार। तो अगर ये सेंटेंस कितना केवल इतना रहा होता, आई हैव अ कार, तो इसका मतलब समवन हैज कार, किसी के पास कार है, ये रियल सिचुएशन होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया है आई विश, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन इमेजिनेशन को दिखाता है। अगर ये इमेजिनेशन को दिखाता है तो यहाँ पे हमें ये जो वर्ब लिखना चाहिए ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड में लिखना चाहिए। यानी पास्ट सब्जंक्टिव मूड वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ये होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अच्छा, अगर आप सब लोग जानते हो तो ठीक, नहीं तो मैं यहां पर लिख देता हूं। आप इसको अच्छे से शायद जानते हो, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें पता होता है हैव के अपने फॉर्म्स होते हैं। जैसे हैव मैं लिखता हूं तो ये हैव का अपना बेस फॉर्म है। अगर मैं इसका फर्स्ट फॉर्म लिख दूं तो इसका फर्स्ट फॉर्म है हैज और हैव, इसका सेकंड फॉर्म हैड, इसका थर्ड फॉर्म हैड, और इसका फोर्थ फॉर्म भी अगर लिखा जाए तो इसका फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग। तो हम देख रहे हैं कि आई विश लिखने का मतलब है ये इम्प्रोबेबल सिचुएशन है। इम्प्रोबेबल सिचुएशन, सॉरी इम्प्रोबेबल क्या बल्कि में इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। तो अगर ये इमेजिनेशन है तो इसका मतलब इसको हमें पास्ट सब्जंक्टिव मूड वाला वर्ब का फॉर्म लिखना चाहिए। तो पास्ट सब्जंक्टिव मूड में हम क्या लिखते हैं? हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। यानी यहाँ पे हमें हैव ना लिख करके वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड लिख देना चाहिए और अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। क्वेश्चन है आई विश्ड आई हैड अ कार। अब यहां देखें आप, ये क्वेश्चन काफी हद तक कई बार बच्चों को सही लग सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इमेजिनेशन को दिखाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे वर्ब का हमने सेकंड फॉर्म लिख दिया और इस सेंटेंस को हमने करेक्ट कर लिया। तो यहाँ तो ऑलरेडी हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म हैव लिखा ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें और ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना है कि पास्ट सब्जंक्टिव मूड जो होते हैं ये जब इमेजिनेशन को दिखाते हैं तो इमेजिनेशन दो तरह का है। एक तो वो इमेजिनेशन जो फ्यूचर को लेकर के है, एक वो इमेजिनेशन जो पास्ट को लेकर है। अगर फ्यूचर को दिखाने वाले इमेजिनेशन हो तो इसको हम मान के चलेंगे कि फ्यूचर को दिखाने वाले इमेजिनेशन में जो वर्ब का फॉर्म होता है वो होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर इमेजिनेशन पास्ट का हो तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ये बहुत बड़ा हमें ध्यान देने वाली चीज है। ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट न क्लियर हो तो यहाँ पे हमसे अक्सर गलतियां हो ही जाती हैं। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम आई विश लिख रहे हैं, अच्छा ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये पास्ट सब्जंक्टिव मूड है वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या दिखाता है? ये दोनों दिखाता है इमेजिनेशन को, लेकिन ये दिखाता है फ्यूचर का इमेजिनेशन और ये दिखाता है पास्ट का इमेजिनेशन। अगर मैं कह दूं आई विश आई हैव अ कार, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बट आई डोंट हैव, मतलब मेरे पास है नहीं।
लेकिन अगर मैं लिख दूं आई हैड अ कार, केवल आई हैड अ कार होता तो इसका मतलब ये पास्ट का रियल एक्शन होता, लेकिन रियलिटी क्या है, आई विश्ड लिख देने का मतलब बट आई डिडंट हैव। इसकी जो हिडन मीनिंग है वो है कि मेरे पास था नहीं। अच्छा, ये हमें कैसे पता चल गया कि ये पास्ट का है? यहां पे आई विश में विश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हम मान रहे हैं कि जो इमेजिनेशन है ये प्रेजेंट में हम इमेजिन कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट में इमेजिन करेंगे तो फ्यूचर को लेकर इमेजिन करेंगे। अच्छा, फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन अगर यहां विश्ड लिख दिया गया तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट का इमेजिनेशन हो गया। अगर ये पास्ट का इमेजिनेशन है तो यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए था, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां देखा जाए तो केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा गया है, तो यहां पे ये हैड गलत होगा और इसको करेक्शन करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसको हमें लिख देना पड़ेगा हैड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये जो मेन वर्ब दिया गया है इसका अपना थर्ड फॉर्म। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ हैड ही मेन वर्ब था। हमें लगता है कि ये सारे बच्चे जानते होंगे, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो भी बच्चे बेसिक थोड़ा ठीक तरीके से जानते हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता होगा कि कोई भी वर्ब मेन वर्ब तभी होता है, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब तभी होता है जब उसके आगे मेन वर्ब आया हो। बहुत सा बच्चा यहाँ पे हैड को हेल्पिंग वर्ब मान के बैठेगा, लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो समस्या ये आएगी कि इसके आगे कोई मेन वर्ब होना चाहिए था। तो कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब तभी होता है जब उसके आगे मेन वर्ब दिया गया हो, लेकिन यहाँ इसके आगे मेन वर्ब नहीं दिया गया है। तो अगर केवल सिंगल वर्ब आया हो तो वो हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं हो सकता है, वो फिर मेन वर्ब ही होगा। हेल्पिंग वर्ब तभी होगा जब उसके आगे मेन वर्ब दिया हो। जैसे मैं लिख दूं ही हैज अ कार, और एक सेंटेंस है ही हैज संग अ सॉन्ग। तो अगर मैं लिख दूं ही हैज संग अ सॉन्ग, तो यहां पे हैज हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि इसके आगे मेन वर्ब दिया है, तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब मान लेंगे और ये हो जाएगा मेन वर्ब। लेकिन इस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके आगे मेन वर्ब दिया होता, तो मेन वर्ब नहीं दिया, इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। इस हैड को हम हेल्पिंग वर्ब मान सकते थे क्योंकि पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके आगे मेन वर्ब दिया होता। अगर मेन वर्ब नहीं दिया है तो इसका मतलब ये क्या है, फिर इसको हम मान चलेंगे कि ये खुद मेन वर्ब है। अच्छा, ये तो मेन वर्ब हो गया आपका। अब हमें इस हैड को चेंज करना है, विश्ड है यानी ये पास्ट का इमेजिनेशन है। अगर ये पास्ट का इमेजिनेशन है तो इसका मतलब हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो एक हैड तो हमने जो लगाया वो हैड के हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब फिर हमें इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लिखना है। अच्छा, हैड का थर्ड फॉर्म अगर लिखे तो हैड का थर्ड फॉर्म भी हमने कुछ देर पहले लिखा था, अगर आपको हो तो स्लाइड पीछे करके देख लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि हैड का थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। तो कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हेल्पिंग वर्ब तब होगा जब उसके आगे मेन वर्ब दिया हो। हालांकि ये सारे वर्ब के साथ नहीं है, लेकिन जितने हेल्पिंग वर्ब हैं ये पक्का है कि वो मेन वर्ब भी हो सकते हैं। अगर उसके आगे कोई दूसरा वर्ब नहीं लिखा गया तो वो खुद मेन वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब भी यहाँ इत्तेफाक से हैड ही है, तो इसका थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा हैड हैड। यानी सेंटेंस का जो करेक्शन होगा वो होगा आई विश्ड आई हैड हैड अ कार। आई होप यहां तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक सेंटेंस है इफ ओनली आई, इफ ओनली आई हैव अ बिग कार। अगर मैं लिख रहा हूं इफ ओनली, तो इफ ओनली का मतलब आई विश है, यानी ये इमेजिनेशन है। अब ये इमेजिनेशन है तो यहां पे आपको हैव के जगह पे क्या लिखना चाहिए, हैव का सेकंड फॉर्म हैड। अब ये सेंटेंस सही होगा। अच्छा, आगे देखें, अगला क्वेश्चन हम देखें। आई विश्ड माई मदर had a house. I wished my mother had a house. अगर ये सेंटेंस केवल इतना रहा होता
तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और इसको हम मान के चलते कि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब है कि मेरे माँ के पास पहले हाउस था, मतलब शी हैड अ हाउस। लेकिन अगर आई विज्ड लिख दिया तो इसका मतलब ये सिचुएशन तो इमेजिनरी हो गया। अगर ये इमेजिनरी हो गया तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये इमेजिनेशन कैसा है, पास्ट का या फ्यूचर का। तो अगर विज्ड लिखा है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी ये पास्ट का इमेजिनेशन है, अगर ये पास्ट का इमेजिनेशन है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान देना है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ हैड क्या है, ये हैड खुद मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ देर पहले हमने बताया कि कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब तब होती जब उसके आगे मेन वर्ब लिखा है, अगर इसके आगे कोई वर्ब नहीं लिखा तो ये खुद मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो इसको चेंज करने के लिखना पड़ेगा हैड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब होगा। पास्ट का इमेजिनेशन हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर इसका अपना थर्ड फॉर्म, इसका अपना थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा हैड और हैड। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं आप लोग के लिए अभी छोड़ के जाना चाहता हूं, इसका क्वेश्चन सब लोग अच्छे से देखें, समझें और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सेंड करें ताकि हम लोग देख पाए। और लास्ट में जो लकी ड्रॉ होकर के जो 5 जो होंगे, जो 5 सही आंसर देने वाले पीपल होंगे, उन लोग के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी होगा। तो एक सेंटेंस है, इसका आंसर आप लोग को लिखना है। सेंटेंस है आई विज्ड आई विज्ड आई एम अ किंग। और एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने कहा बल्कि मैं 2 क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं और इन दोनों सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर देगा उन 5 जो लकी होंगे लोग, उन 5 लकी लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। अगला सेंटेंस है आई विश आई वॉज अ किंग। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से देखना है, समझना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के इन दोनों का जो सही आंसर हो सकता है उसको भेजना है। और हमने जैसा कि कहा कि लास्ट में जो 5 जो सिलेक्टेड लोग होंगे, उन सभी 5 सिलेक्टेड लोगों को एक हमारे, मतलब उन सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से जो 5 होंगे उन 5 को सिलेक्ट करके मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट होगा जो उन्हें भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।